जय हिंद साथियों। तो जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए इस किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट के बुक से रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से कल आपका एक क्लास हो चुका है। तो आज आपका दूसरा क्लास चलेगा और ये बुक तो सभी के पास होगा ही, और जिनके पास ये बुक नहीं है तो आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस बुक को पढ़कर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, हम लोग प्रश्न संख्या 21 से कवर करेंगे। इससे पहले इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं और हम लोग केवल जीके जीएस के प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे बोला जाता है वनीकरण। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, वनीकरण। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो कश्मीर, तक्षशिला और कन्नौज ये सभी था, लेकिन मद्रास नहीं था। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक कौन था, तो ये बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, पौत्र था। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये युद्ध है क्या, तो ट्राफलगर की लड़ाई। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ट्राफलगर की लड़ाई। इसमें नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार होती है। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसांख्यिकी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पर पाया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में पाया गया है। आगे देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए, जब बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी 1971 में, उसी समय राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में, यहीं पर हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में। उपराष्ट्रपति होता है। चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा, संसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान के आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही जवाब है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताइए।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है साइमन कमीशन पर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में, ध्यान रखेंगे। और 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे बोला गया उत्तर पश्चिमी भाग, ये घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर चंपकरमन पिल्लई, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर चंपकरमन पिल्लई। देखिए ऑप्शन दूसरा है WC बनर्जी, तो ये कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में, उसी में अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। रजिया सुल्तान कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो साथियों, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना जो है ये मुख्यतः मुक्त व्यापार एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश। जब सूर्य खाली स्थान के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे, सूर्य जो है किसके ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं? तो यहाँ पर 33 का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, भूमध्य रेखा पर। देखिए जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये बीचों बीच जो लाइन है इसी को बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री जो ऊपर है इसको बोला जाता है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और नीचे 23.5 डिग्री जो नीचे है इसको बोलते हैं मकर रेखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने। याद रखिएगा, समांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा चित्तू पांडे ने। सागैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे, सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए सागासो समुद्र कैसे बना है? तो सारगैसो एक प्रकार का घास है जिसके नाम पर अंध महासागर के इस भाग को सारगैसो सागर कहते हैं। तो याद रखिएगा सारगैसो समुद्र किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर का आकार भी पूछा जाता है तो ये एस आकार का है। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है विश्व की सबसे गहरी खाई जो कि है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी खाई है। आगे देखिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, ये किसके किसके बीच में संपन्न हुआ था। चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पूना समझौता किसके किसके बीच में संपन्न हुआ था, तो यहाँ पर सही जवाब है महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है, तो 1914 से, और समाप्त कब हुआ था, तो 1918 में। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है ये जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है। चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे, तो इसे कहा जाता है बरगेर। तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था। चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए इंद्रधनुषी गठबंधन का संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से है। तो ये शब्द किसने दिया, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है बराक ओबामा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है। चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। देखिए वातावरण में टोटल 5 परतें हैं, जिसमें पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो यहाँ पे बताना रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो कौन सा परत है, तो याद रखिएगा ये है आयन मंडल। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो यहाँ पर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, संसद लगा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, और इसे रखा गया है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पर 43 का जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। चलिए 44 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा ऑप्शन बी मोहरे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। चलिए 45 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए पुराण की बात करें तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है, वेदांग 6 है, वेद 4 है, और उपनिषद पूछे तो 108 है। इन सभी को ध्यान रखें। तो इनमें से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा पुराण। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। चलिए 46 के लिए आंसर बताएंगे। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो बेबीलोन में। इसे भी ध्यान रखेंगे, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। तो सही जवाब क्या होगा, तो 46 का आंसर है ऑप्शन बी पोरस। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ
युद्ध करना पड़ा था और इस युद्ध को बोला जाता है हाइडेस्पिज का युद्ध और इसे झेलम या वितस्तता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, हर्यक वंश के शासक उदयन ने। उदयन कौन था? तो ये अजातशत्रु का पुत्र था। और अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। चलिए आगे देखिए, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो याद रखिएगा कनिष्क। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कनिष्क के दरबार में ही रहते थे चरक, जो कि आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। और कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस, याद रखिएगा। और इनकी राजधानी कहाँ थी? पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। और कुषाणों की द्वितीय राजधानी भी पूछा जाता है तो मथुरा। कुषाण वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। दूसरी राजधानी मथुरा। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई? देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। 1526 में पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो पहली लड़ाई पूछा गया है तो बाबर इब्राहिम लोदी दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। इब्राहिम लोदी की बात करें तो लोदी वंश का आखिरी शासक था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। चलिए आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। कहां पर? अमेरिका। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखेंगे। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? चलिए 52 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो उग्रवादी दल यानी गरम विचारधारा के जो नेता थे कौन कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, एवं लाला लाजपत राय थे और अरविंद घोष थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है अरविंद घोष। आगे देखिए, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? जो कि 1931 में हुआ था, तो लिया था M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो देखिए मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट को बोला जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट। तो देखिए कौन सा है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए चौथा ऑप्शन। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारत का जो मानक समय है ये किसके निकट से गुजरती है पूछा जाता है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री ईस्ट को ही क्या बोला जाता है? मानक समय रेखा। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा पूछा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो प्यारे साथियों, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कोसी नदी बिहार का शोक है।
बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब होती है? तो इसका सही जवाब है 1919 में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। पटना कलम या शैली के कलमकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? देखिए, पटना कलम या शैली, पटना शैली कलम शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका आता है? तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है सेवक राम का। बिहार में जूता कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये मोकामा में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। बिहार का सीतामढ़ी, जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यह कौन सा मेला आयोजित होता है? देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो है बुक में गलत दिया हुआ है। चलिए बताते इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, संक्रांति मेला है, राम नवमी मेला है, विवाह पंचमी मेला है और महालया मेला है। तो ऑप्शन में देखिए किताब में डी दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पर जो आंसर होगा, विवाह पंचमी मेला का आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए सही से। तो साथियों, ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु चलाया गया था। तो सही जवाब है पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो वर्तमान में बताना है। तो पहले 8 अनुसूचियां थे और अभी वर्तमान में 12 है। याद रखिएगा कितने हैं? 12 है। राजा मानसिंह तोमर ने खाली स्थान पर शासन किया था। तो मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? तो ग्वालियर। ग्वालियर के तोमर राजपूत शासक थे। कौन? तो मानसिंह तोमर, याद रखिएगा। और 1486 में गद्दी पर बैठे थे। तो सही जवाब है ग्वालियर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? तो ये पाई गई थी लोथल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में, ध्यान रखें। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना खाली स्थान होता है। चलिए आंसर बताएंगे, इस गणना में क्या शामिल होता है? नॉमिनल जीडीपी क्या है? एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है और इसमें किसकी गणना शामिल होता है? तो वर्तमान मूल्य की। तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। खाली स्थान नहर निर्गम के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वार्डबंदी, याद रखिएगा, वार्डबंदी नहर निर्गम के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक क्या है? प्रणाली है। चलिए आगे देखिए, मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था में एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है साल में 2 बार, मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का संस्थापक था? तो बहुत ही सिंपल है, चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, विजयालय, याद रखिएगा। चोलों की राजधानी कहाँ थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आया था, निम्न में से संबंधित थी। चलिए, नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, ये संवैधानिक ढांचा से संबंधित था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो मेघालय में स्थित कौन सी नहीं है? तो देखिए, जयंतिया, गारो, खासी, ये सभी क्या है? मेघालय में है। लेकिन दफला पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में नहीं,
ये पूर्वी अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं।